नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, जिसके पहले दो वीडियो हमने डाले हैं। एक बैकग्राउंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का और दूसरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसको रिकैप करने की ज़रूरत नहीं, वो वीडियो में पूरा आ चुका है। लेकिन हमने तभी ये बात डिस्कस कर ली थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक्ट में मीट आउट नहीं हो पा रहे थे। इसको 30 सेकंड की समरी में बता दें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल और कलकत्ता का सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, माने कलकत्ता प्रेसिडेंसी का बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर कंट्रोल, और गवर्नर जनरल का अपनी काउंसिल पर कंट्रोल, ये तीनों बातें ठीक से इफेक्टिवली इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। और चौथी बात ये था कि जुडिकेचर के लिए जो काम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था, उस का जुरिस्डिक्शन क्लियर कट डिमार्केटेड नहीं था, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। तो अब इन कमियों को दूर करने के लिए और इफेक्टिव कंट्रोल को बढ़ाने के लिए जो आगे एक्ट पास किए जाते हैं, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन उसके पहले जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास हुआ। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा पॉपुलर नाम है, वैसे इसका जो रियल नेम था वो रियल नेम था बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? द एक्ट ऑफ सेटलमेंट माने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो टेम्परेरी इसका प्रोविज़न किया गया था सेटलमेंट को मतलब डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वो तो वन हेस्टिंग्स और इम्पे के बीच अपना एलिजा इम्पे जो चीफ जस्टिस बने पहले सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता के, वे और वन हेस्टिंग्स ये बहुत पुराने दोस्त थे, क्लास फेलो थे, और इसलिए इन दोनों के बीच में जो है वो बहुत अच्छी तालमेल थी। लेकिन कई सारे ऐसे काउंसलर्स मैंने पहले बताया था, वो आए थे जो इन दोनों की दोस्ती को भी नहीं पसंद करते थे और दोनों को नहीं पसंद करते थे। और यही वजह हुई कि बाद में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्राउन ने आर्डर किया कि आप इन दोनों को वापस बुला लो, हेस्टिंग्स को और इम्पे को, जो कि नहीं गए। बाद में इन दोनों को इम्पीच किया गया और दोनों जो है दोनों का एक्विटल हो गया था, इम्पीचमेंट नहीं हो पाया था। ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, वो ये है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये डिसाइड कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जब कर्मचारी की हैसियत से काम करेंगे तो दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। माने इन ऑफिशियल कैपेसिटी द एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इस बात को ना समझ पाए हो तो हम ऐसे बता देते हैं कि मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं जो ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करते हैं। मान लीजिए वो किसी को पीट देते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में किसी रेवेन्यू अमीन को पीट देते हैं ऑफिस में, तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का काम जुरिस्डिक्शन नहीं लागू होगा। इसलिए नहीं लागू होगा कि ये उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया। लेकिन यही मिस्टर एक्स जब शिकार करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, पास टाइम में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, गेमिंग के लिए जाते हैं, गेम के लिए जाते हैं, तो यदि वो किसी को पीट दें तो फिर वो मिस्टर एक्स कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का करेगा। दूसरा बात इसमें एक और किया गया कि ये डिसाइड कर दिया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट से कि कलकत्ता को छोड़ करके बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो केवल उन्हीं पर लागू होगा जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, बाकी पर लागू नहीं होगा। माने द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट एक्सटेंडेड इन जनरल टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। इसके बाद अब जो इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिस पर मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पिट्स इंडिया। पिट्स जो हैं वहाँ के प्रीमियर हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं,
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वो अनटिल 1858 माने 1857 में जब रेवोल्यूशन होता है और उसके बाद गुड एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट जो 1858 का एक्ट पास होता है, माने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पावर चली जाएगी, क्राउन के पास पावर चली जाएगी, तब तक जो एक्ट थोड़े बहुत फेरबदल के साथ चलता रहा वो 1784 का एक्ट है। जैसे मान लीजिए प्रीलिम में सवाल पूछा जाए कि बिफोर acquiring taking the direct responsibility of the administration of India by the British Crown, which act was used as a bedrock for the administration in India, तो it should not be the answer 1773, it should be 1784। माने अमूमन ये आएगा ना कि 1773 ही बड़ा एक्ट था, लेकिन 1773 के एक्ट को लगभग इनइफेक्टिव किया था 1784 में। 1773 का जो एक्ट पास हुआ था, जब नॉर्थ के समय पास हुआ था, तभी से इस एक्ट का विरोध होने लगा था और इसके लिए कई प्रयास किए गए थे कि इफेक्टिव कंट्रोल रखा जाए। इसके लिए पहले डुंडास बिल लाए, उनका बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद जो अगला जो प्राइम मिनिस्टर थे फॉक्स, वो बिल लाए। फॉक्स का बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पास भी हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किंग के इंटरफेरेंस के कारण वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद जब पिट्स खुद बने तो इन्होंने इस एक्ट को पास कराया और इस एक्ट को पास कराने का परिणाम ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक इफेक्टिव कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ। ये कैसे हुआ? पहली बात तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को जो है वो क्लियर कट दो भागों में बांट दिया गया। एक जो काम था वो पॉलिटिकल हो गया, राजनैतिक, और दूसरा जो है पॉलिटिकल कम मिलिट्री भी आप कर सकते हो, और दूसरा जो है वो कमर्शियल रहा। ये जो कमर्शियल काम है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही बचा रहा, और जो पॉलिटिकल और मिलिट्री इसके काम थे, माने पॉलिटिकल एनेक्सेशन जो करेंगे, मिलिट्री रेड्स जो करेंगे, जो ये डिसीजन लेंगे कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, ये सारे काम के लिए जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्राउन ने जो है वो कमिश्नर्स फॉर अफेयर्स ऑफ इंडिया अपॉइंट किया। एक 6 कमिश्नर्स का कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, ये पास किया गया। ये कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया जो पास हुआ, माने जो अपॉइंट किए गए, देवर अपॉइंट, ये प्रीलिम में सवाल आ चुका है। ये बार बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हार्डली विल फाइंड एनी पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ एनी ईयर जिसमें कि चार्टर एक्ट पर सवाल न पूछा गया हो। हम चार्टर एक्ट पढ़ा देंगे जब, तो उसके बाद अभी तक के चार्टर एक्ट पर जितने सवाल पूछे गए हैं 1858 जब हम पहुंच जाएंगे, तो आप लगातार इसमें बने रहिएगा, तो हम आपको जितने सवाल अभी तक पूछे गए हैं उनको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चार्टर एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो कमिश्नर फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया जो किए गए, तो ये इट इज पॉपुलरली नोन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये पॉपुलर नेम है इसका, दिस इज नॉट द ऑफिशियल नेम। ये कंट्रोल कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर पर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर, इसलिए पॉपुलरली ये कहा जाता था कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इसका जो कंपोजिशन था उसमें एक तो जो था वो सेक्रेटरी ऑफ, इसका जो कंपोजिशन है इसमें एक तो सेक्रेटरी है। ये ध्यान रखना, जब भी सेक्रेटरी वहां कहा जाता है तो इसका मतलब है द पर्सन ऑफ कैबिनेट, मेंबर ऑफ कैबिनेट और ऑफ कैबिनेट रैंक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और दूसरा जो है वो एक चांसलर था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और 4 जो थे
वो थे प्रीवी काउंसिलर्स। ये आप लिख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड 4 प्रीवी काउंसिलर्स। ये 6 लोग मिलकर के ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही वॉज ए वेरी इफेक्टिव पर्सन एंड ऑलमोस्ट टिल द डिपार्चर ऑफ द पोस्ट ये व्यक्ति जो है वो कैबिनेट रैंक को एंजॉय करता रहा एंड सिंगल हैंडली ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट इफेक्टिव पर्सन। आगे चल करके जिस तरह से आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जानते हो 1858 में जो बना, उसके पहले तक जो ये व्यक्ति है, ये जो ऑफिस है, वही हिंदुस्तान की वास्तविक कर्ता धर्ता बन गई। पहला जो मान लीजिए पूछ लिया जाता है तो जो सबसे पहला सेक्रेटरी माने ये, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। ही इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो ये इसमें जो 6 कमिश्नर थे इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट है, जैसे गवर्नर जनरल काउंसिल है बंगाल की, तो उसमें 4 काउंसिलर्स हैं और 1 गवर्नर जनरल है, तो 5 लोगों का है। लेकिन यहाँ 6 कमिश्नर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट है। इस बात का ध्यान रखिए, माने ये मत कह दीजिएगा प्रेसिडेंट एंड 6 कमिश्नर्स, ये जल्दबाजी में मत याद कर लेना कि अमंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस कमिश्नरेट, और उसका जो डिजिग्नेशन था वो प्रेसिडेंट था। पहला जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो लॉर्ड सिडनी था। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तो ही वाज द लॉर्ड सिडनी, एकदम SYDNEY, लॉर्ड सिडनी। और जो लास्ट बने, मान ये भी जो लास्ट गवर्नर जनरल जो प्रेसिडेंट बना, वो लास्ट प्रेसिडेंट जो था वो भी लॉर्ड था, लॉर्ड स्टैनली। Lord Stanley, he was the last president of Board of Control and he was the first Secretary of State for India also. तो इस बात का माने जो लास्ट जब प्रेसिडेंसी जब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म होगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो जाएगी, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है भारत के मामलों का अपॉइंट कर दिया जाएगा, इसीलिए उसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अभी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉर इंडिया उसका नाम नहीं है, इस बात में ध्यान रखिएगा। तो जो लास्ट है वो स्टैनली है। इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है वो 2 भागों में बट गया। एक देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया जा रहा है, अनअकाउंटेबल टू द ब्रिटिश क्राउन है। ये पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज अकाउंटेबल टू हुम, तो इट वाज अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश क्राउन। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? इट इज द अपेक्स बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके पास कमर्शियल काम है, व्यापारिक काम है, और इसके पास जो है वो पॉलिटिकल काम है। अब दूसरी बात एक ये की गई कि द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश क्राउन डिक्लेयर्ड ऑल द पोजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया द पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन ऑफ माने जैसे पिछले बार जो पूछा गया है एक्ट, उसमें भी इसी तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो यदि आप क्लियर नहीं है तो किस तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का बढ़ रहा है। लोग समझते हैं कि 1858 में जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया, ऐसा लगता है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन चला रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट के बन जाने के बाद 1784 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारतवर्ष में लगभग धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। और अभी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो बड़ा पावर है वो पैटर्नेज का है। ये पैटर्नेज शब्द आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1853 में जाकर के ख़त्म होगा। पावर ऑफ पैटर्नेज, दिस इज द, ये जो पैटर्नेज है दैट इज द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट एंड द पावर टू डिसमिस देयर सिविल सर्वेंट्स। माने अपने अधिकारियों के
चयन करने का अधिकार और उनको पदच्युत करने का अधिकार, ये पावर ऑफ पैट्रनेज कहलाता है। तो अब आप ये देखें कि 1784 के बाद यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दो काम हैं, कमर्शियल और पॉलिटिकल, ये जो दो काम हैं, अब डिपेंड करेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रियल अथॉरिटी होंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। पॉलिटिकल, अब देखना यह होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस काम को उसको वरीयता दी जाती है। तो अभी तो 93 में जो चार्टर पास होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 1813 में क्या होता है, चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। फिर 1833 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज खत्म कर दी गई, माने नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी, माने पूरी तरीके से उसका कमर्शियल काम खत्म हो गया। कब, यहां मोनोपोली खत्म हुई और यहां एक्टिविटी खत्म हो गई। तो 1830 में इसका पूरा कमर्शियल काम खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेन अ टोटली पॉलिटिकल एंटिटी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल बची, ये खत्म हो गया तो पॉलिटिकल बची, तो पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा काम पॉलिटिकल हो गया। तो यही पूछा जाता फिर 1833 में बचा क्या उसके पास, अभी उसके पास पैट्रनेज बचा हुआ है, अभी भी वो सिविल सर्वेंट्स को रखती और हटाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को डिस्करेज किया गया। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी उसका व्यापार मोनोपोली खत्म कर दी गई। माने इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ईच एंड एवरी वन कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन, माने सबके लिए खोल दिया गया भारत का व्यापार। अब उसकी मोनोपोली नहीं बची और 33 में उसके पूरी तरीके से काम ही खत्म कर दिए गए ट्रेडिंग के, और बचा खुचा जो उसका राइट था वो 1853 में खत्म कर दिया गया, पावर ऑफ पैट्रनेज। तो अब वो अपने सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट भी नहीं करती। बताया गया कि उसके बाद जो है वो लाया जाएगा, 1855 से कहा गया कि खत्म होगा। 1833 में लाया गया, 53 में लाया गया, कहा गया 55 से खत्म होगा। और इसके बाद क्या होगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे, जो अधिकारी हैं अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं भेजेंगे, अब उसके लिए ओपन कंपटीशन होगा जो कि इंग्लैंड में होगा। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का 1853 में वजूद केवल बचा था, बाकी सब खत्म हो गया था। तो इसीलिए जब 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद 1858 का एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज एबॉलिश्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए बना था कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल रखेगा, तो खत्म कर दिया गया। तो इट वाज वेरी स्मूथ ट्रांजैक्शन। व्हाई वाज सो स्मूथ ट्रांजैक्शन? बिकॉज ऑलरेडी द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नो मोर डिफैक्टो पावर। तो वो था ही नहीं, वास्तव में उसका जो उसकी हैसियत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया डेजिग्नेशन पाता है, लेकिन पहले सारे पावर प्रेसिडेंट के पास अपने आप ट्रांसफर हो गए थे। यही वजह है कि जो लास्ट प्रेसिडेंट बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि स्मूथली ही वाज डूइंग ऑल द थिंग्स which were thenceforth to be done by the Secretary of State for India. तो this much is about 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स बना, जिसे इफेक्टिवली बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। पॉलिटिकल और कमर्शियल बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग कर दिए गए। पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस के लिए जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। कमर्शियल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बचे रहे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अल्टीमेटली चार्टर एक्ट 1833 में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में आ गई और अल्टीमेटली जब 1858 में गुड गवर्नेंस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ तो 1784 के एक्ट के धीरे धीरे एक्सपेंशन के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। Thank you very much.